Hello, I am Seema and welcome to the Hindi version of part 15 of the chapter Hydrocarbons. पिछले कुछ वीडियोस में हमने एल्केन्स के बारे में पढ़ा। अब इस वीडियो से हम एल्कीन्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। एल्कीन्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन जो कार्बन चेन है उसपे किन्हीं दो कार्बन्स के बीच में अगर एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो एल्कीन्स वो कैटेगरी होती है हाइड्रोकार्बन्स की जिनमें कम से कम दो कार्बन एटम के बीच में एक डबल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होता है। तो एल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होता, लेकिन पूरे हाइड्रोकार्बन में कहीं पे भी अगर किन्हीं दो हाइड्रोकार्बन्स के बीच में भी अगर डबल बॉन्ड हो तो वो एक एल्कीन होता है। और इसलिए उनका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जिसका मतलब ये है कि अगर N2 है, मान लो कि दो कार्बन हैं, अगर दो कार्बन है तो हाइड्रोजन एल्केन्स में कितने होंगे? 2n, n का डबल मतलब 2 × 2 is 4 +2, 2n+2, तो +2 कितना हो गया? 4 + 2 6। इसका मतलब अगर हम इथेन का फॉर्मूला लिखें तो वो होगा C2H6। लेकिन एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। जितने भी कार्बन इसमें होते हैं उसमें हाइड्रोजन उससे डबल होते हैं, लेकिन एल्केन से कम दो हाइड्रोजन कम होते हैं। दो हाइड्रोजन CnH2n+2 जो दो और हाइड्रोजन थे वो ना होके सिर्फ CnH2n रह जाता है। उसका रीजन क्या है? कि उसमें एक डबल बॉन्ड होता है। तो अब हम देखें कि डेफिनेशन क्या होती है एल्कीन्स की। एल्कीन्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन्स के बीच में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और कैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है दो कार्बन्स के बीच में। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। इनमें दो हाइड्रोजन एल्केन से कम होते हैं। अब हम ये एग्जाम्पल इथेन और इथीन का लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इसमें दो हाइड्रोजन कम होते हैं और क्यों होते हैं। ये तो है इथेन। इथेन में देखो हर कार्बन 4-4 बॉन्ड्स बनाता है। हमें पता है कि कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है एल्केन्स में, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं वो, और उसमें 4 बॉन्ड्स बनते हैं। और जो एल्कीन्स होते हैं उसमें जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, अब ये हाइब्रिडाइजेशन का जरा सा आइडिया ले लें। अगर कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2 और 2p2। मतलब 2px 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है कि बॉन्डिंग करने से पहले इनकी जो ऑर्बिटल्स होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स और s ऑर्बिटल्स, ये आपस में अपनी एनर्जीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स बना देते हैं। एल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसका मतलब कि एक s ऑर्बिटल और तीनों p ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिलके चारों आपस में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और चारों इक्वल ऑर्बिटल्स, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बना देते हैं। अब क्या होता है कि ये जो 1s2 तो ऐसा ही रहता है, लेकिन 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके, अब 2s अगर इस डिटेल में जाएं तो ये 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, ये जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है वो 2pz जो खाली ऑर्बिटल होता है उसमें चला जाता है। अब ये चारों ऑर्बिटल्स में 2s में, 2px में, 2py और 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये चारों ऑर्बिटल आपस में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करके इक्वल एनर्जी और 4 इक्वल ऑर्बिटल्स बना देते हैं। जो ये 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ये 4 कॉर्नर्स एक रेगुलर टेट्राहेड्रन के ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मतलब एक कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना रहा है तो वो 4 बॉन्ड ऐसे होंगे। ठीक है, वो 4 बॉन्ड ऐसे होंगे कि वो एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाएगा, और अगर आप इसे किसी भी डायरेक्शन में देखो तो आपको वही अरेंजमेंट नजर आएगा। हर कार्बन इसमें ऐसा ही होता है, ऐसे ही जैसे ये टेट्राहेड्रन है, दूसरा टेट्राहेड्रन दूसरे हाथ में होगा और जो दो कार्बन है वो एक बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है कार्बन
एल्केन में ये 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ एल्केन। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ये दोनों कार्बन आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं और कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब C2H 2 2 4 + 2 6 CnH2n + 2 हो गया। लेकिन एल्कीन में क्या होता है कि इमेजिन करो कि एक एक हाइड्रोजन जो है यहां से निकल गया। अगर एक एक हाइड्रोजन, ये जो हर दो डॉट्स हैं, ये एक बॉन्ड है, और एक बॉन्ड क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो मानो कि ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं ये हट गए, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके हट गए, तो दोनों कार्बन के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों कार्बन क्या करते हैं, आपस में ही उस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक सेकेंड बॉन्ड बना देते हैं। तो पहला बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड था और दूसरा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो पहला बॉन्ड जो था वो सिग्मा था, सेकेंड बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड होगा, और इस तरह से ये डबल बॉन्ड बन गया। अब क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन कितने रह गए, 4, तो C2H 2 × 2 4, ये बन गया एल्कीन। लेकिन एल्कीन जब होती है तो अब देखो हर कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड्स बना रहा है, एक्चुअली तो 4 बॉन्ड्स बना रहा है, लेकिन 4 अलग अलग बॉन्ड ना बना के एक ही कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड बना रहा है। तो अगर मैंने 3 बॉन्ड्स दिखाने हैं तो ये जो चौथा है ये तो इसी के साथ जुड़ गया। अगर इसने मल्टीपल बॉन्ड 2 कार्बन्स के बीच में बन गया तो ये तो ऐसे जुड़ गया। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो इस केस में, एल्कीन्स के केस में जो कार्बन होता है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 नहीं होती, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स px और py तीनों मिलके एक इस तरह का 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 3 कॉर्नर्स एक रेगुलर ट्रायंगल के को ऑक्यूपाई करते हैं। ऐसी फ्लैट बिल्कुल 120 डिग्रीज का एंगल होगा तीनों के बीच में, और तीनों जो है 3 कॉर्नर्स एक ट्रायंगल के ऑक्यूपाई करेंगे एक प्लेन में, बिल्कुल प्लेनर। अब इनमें से एक जो है ऐसा बॉन्ड वो तो इस कार्बन के बीच में है। अब व्हाट अबाउट उस जो ऑर्बिटल जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था हाइब्रिडाइजेशन में, उसमें भी तो एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जब रिडिस्ट्रीब्यूशन हुई एनर्जीज की, एक इलेक्ट्रॉन s से जंप करके यहां पर आ गया था। तो ये जो अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है ये क्या करता है कि ये, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में तो पार्टिसिपेट किया नहीं, तो इसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन तो एनर्जी की हुई नहीं, ये इसके परपेंडिकुलर हो जाता है। इस पूरे प्लेन के ये ऐसे परपेंडिकुलर होता है, आधा आगे की तरफ और आधा पीछे की तरफ। ठीक है, आधा आगे हो गया और आधा पीछे हो गया, और ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब एल्कीन में क्या होता है कि ये जो एक एक बॉन्ड है, ये जो 2 कार्बन है, एक कार्बन यहां है, तो उसको भी आप इमेजिन कर लो कि 3 बॉन्ड्स उसके हो गए। ठीक है, 3 बॉन्ड सेकेंड कार्बन के हो गए, और इसने भी एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, अब ये जो है, ये 2 जो बॉन्ड हैं ये तो आपस में ओवरलैप कर गए साइडवेज ओवरलैप करके इन्होंने कार्बन बॉन्ड बना दिया, और जो बाकी के दोनों हाइब्रिडाइज्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो साइड्स में हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बना दिया। अब ये देखो, ये जो बीच में थे इन्होंने तो हेड ऑन ओवरलैप कर लिया, हेड ऑन ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाया। जब भी कोई भी पहला बॉन्ड बनता है हमेशा वो हेड ऑन ओवरलैप से बनता है। ठीक है, अगर डम्बेल है शेप एक p ऑर्बिटल की, या sp2 या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल सभी डम्बेल शेप्ड होते हैं, उसका एक लोब जो है डम्बेल का वो आपस में ऐसे ओवरलैप कर जाता है। जब हेड ऑन ओवरलैप होती है तो वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड हुआ, देखो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, जहां पे हेड सिर के डायरेक्शन में ओवरलैप हो रहा है। लेकिन ये जो p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज था वो ये वाला है जो पिंक में मैंने बनाया है। इसका एक लोब इमेजिन करो कि ये वाला तो बोर्ड से बाहर आ रहा है और ये वाला जो है ये बोर्ड के पीछे जा रहा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। ये प्लेन था, ठीक है। अब एक जो ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड इस कार्बन के पास है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके पास है, वो आधा ऐसे होगा, एक इधर परपेंडिकुलर होगा, एक इधर परपेंडिकुलर होगा, ऐसे आधा बोर्ड के बाहर और आधा बोर्ड के पीछे। ये जो ऑर्बिटल है जो परपेंडिकुलर है दोनों कार्बन्स में, दोनों कार्बन ऐसे जुड़े और एक ऑर्बिटल इधर परपेंडिकुलर है, एक ऑर्बिटल इधर परपेंडिकुलर है। ये दोनों ऑर्बिटल साइडवेज आपस में ओवरलैप करते हैं।
साइडवेज ओवरलैप करके ये सेकंड बॉन्ड बनाते हैं जो कि होता है पाई बॉन्ड। अब आप इमेजिन करो, इसमें होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 एल्केन में क्या था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, इसलिए वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बना रहा था कार्बन के अराउंड। चार बॉन्ड, चारों बॉन्ड्स ने चार कॉर्नर एक टेट्राहेड्रन के ऑक्यूपाई कर लिए। लेकिन एल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है कार्बन, तीन बॉन्ड बनते हैं सिमेट्रिकल। एक तो वो कार्बन कार्बन के साथ जुड़ने में, सिग्मा बॉन्ड बनाने में लगता है, बाकी दोनों जो होते हैं वो हाइड्रोजन्स के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, अगर ये और लंबा होता तो हो सकता है कि इनमें से एक और कार्बन भी होता, तो वो कार्बन चेन लंबी होती जाती। लेकिन जहां पे अनसैचुरेशन है जिन दो कार्बन के बीच में, उसको देखो तो जो ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड सामने की तरफ था वो साइडवेज ओवरलैप करके वो एक और बॉन्ड बना देता है जिसको पाई बॉन्ड बोला जाता है। फर्स्ट बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड था जो हेड ऑन ओवरलैप से हुआ। ये देखो, अगर हेड ऑन, ये दो लोब्स हैं एक डंबल के, यहां से इमेजिन करो कि ये जॉइंट है और ये डंबल का एक बैलून है, एक ये दूसरा वाला है, और ये ऐसे हेड ऑन ओवरलैप करता है। तो ओवरलैप, एरिया ऑफ ओवरलैप देखो कितना ज्यादा है कि यहां से लेके यहां तक सारा ओवरलैप हो रहा है। लेकिन जो सेकंड है, पहली बात तो वो वैसे ही थोड़े डिस्टेंस में है और जो लोब्स हैं इस तरह से, तो इनकी ओवरलैपिंग जो है मुश्किल होगी, है ना। साइड से ओवरलैप होता है और बहुत कम ओवरलैप होता है। तो साइडवेज सेकंड बॉन्ड जो होता है पाई बॉन्ड, ये साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है और ये बहुत वीक बॉन्ड होता है। ये देखो, ये तो हुआ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और ये जो सेकंड बॉन्ड है ये साइडवेज ओवरलैप। जब हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम इसे दूर बनाते हैं समझाने के लिए, एक्चुअली तो ये थोड़ा क्लोज होता है और ये आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो ये जब ये साइडवेज ओवरलैप होता है तो उससे आपको सेकंड बॉन्ड मिलता है। अब बॉन्ड को अगर आप एक दोस्ती समझो तो पहला बॉन्ड बनने पे दो कार्बन एटम नजदीक आए। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थोड़ा छोटा होता है। तो इसका मतलब जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे कार्बन, एल्केन में जो कार्बन कार्बन की डिस्टेंस ज्यादा होगी क्योंकि ऑर्बिटल थोड़ा बड़ा है, लंबा है, तो दोनों कार्बन्स में डिस्टेंस ज्यादा होती है। लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थोड़ा छोटा होता है, तो इसलिए पहला जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो उसमें ही पहले से ही दोनों कार्बन थोड़े से नजदीक होंगे और उसके बाद उसके ऊपर एक दोस्ती तो पहले से है, ऊपर से सेकंड दोस्ती, ऊपर से एक और बॉन्ड बन जाता है साइडवेज ओवरलैप से। तो वो जो सेकंड बॉन्ड बनता है वो दोनों कार्बन्स को और नजदीक ले आता है और ये जो स्ट्रेंथ है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, तो इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी बन जाती है। तो डबल बॉन्ड जो होता है वो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी मतलब एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है। अगर आपको कोई दोस्ती तोड़नी है तो अगर वो कमजोर दोस्ती होगी तो आप उसे आसानी से तोड़ लोगे, लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग दोस्ती होगी, स्ट्रॉन्ग क्या, डबल डबल दोस्ती, तो उसे तोड़ना तो बहुत मुश्किल होगा, है ना। तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी, उसकी एनर्जी जो होती है वो बॉन्ड एनर्जी वो ज्यादा होती है, जबकि एल्केन्स में बॉन्ड एनर्जी कम होती है। अब ये देख के आपको लगेगा कि इस हिसाब से तो जो एल्केन्स है इनको ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए और जो एल्कीन्स होती हैं उनको कम रिएक्टिव होना चाहिए, है ना। जिसका बॉन्ड आसानी से टूटेगा वो रिएक्ट आसानी से करेगा, है ना। तो इस हिसाब से तो हमें लगेगा कि ये जो एनर्जी इसकी है एल्केन्स की, वो एनर्जी कम है और एल्कीन्स की एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। लेकिन एक्चुअली एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अब उसको हम समझते हैं कि क्यों होता है। पहले मैं इसको साथ में पढ़ती जाऊं। एक पॉइंट जो मैं बताना भूल गई कि एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहा जाता है। ओलिफिन्स, ओली कम्स फ्रॉम ऑयल, ऑयल फॉर्मिंग, मतलब ये तेल बनाते हैं या तेल जैसा सब्सटेंस बनाते हैं। इनका नाम ओलिफिन्स क्यों दिया गया था? क्योंकि सबसे पहला मेंबर एल्कीन्स का कौन होगा? इथीन। मिथीन नाम का कोई कंपाउंड नहीं हो सकता। एल्केन्स में फर्स्ट मेंबर मीथेन होता है जिसमें सिर्फ एक कार्बन होता है, लेकिन एल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन में लिखा होता है कि दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इनको बनाने के लिए आपको कम से कम दो कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन चाहिए। इसका मतलब सबसे छोटा मेंबर, फर्स्ट मेंबर एल्कीन्स का कौन होगा? इथीन। ऐसे ही एल्काइंस का फर्स्ट मेंबर कौन होगा? इथाइन, ठीक है। लेकिन एल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन होता है? मीथेन, क्योंकि उसमें एक कार्बन भी हो सकता है, क्योंकि कोई एक कार्बन जो चार अलग अलग बॉन्ड बनाए वो एल्केन है।
और एल्कीन्स में कम से कम 2 कार्बन एटम चाहिए, तो ये इसका फर्स्ट मेंबर है। इनको ओलेफिन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज इथीन, इथीन को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया गया तो उसने एक ऑयल जैसा सब्सटेंस प्रोड्यूस किया, पहला ही मेंबर था। और जब इन्होंने उसको टेस्ट किया तो देखा कि वो ऑयल जैसा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, ऑयली लिक्विड प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए बोला कि भाई ये एल्कीन्स जो हैं इनसे, इनको ओलिफिन्स बुलाओ, इनसे तेल बनाया जा सकता है, इसलिए इनका नाम ओलिफिन्स पड़ गया। अब जो डबल बॉन्ड है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो तो मैं अभी आपको समझाते समझाते थोड़ा बहुत तो समझा ही चुकी हूँ। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, इसमें एक तो बॉन्ड होता है जो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग होता है? क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैप से p ऑर्बिटल के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साइडवेज ओवरलैपिंग से ये होता है। ठीक है, सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी, ये जो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है इसके बनने पे कितनी एनर्जी निकलती है? 397 किलो जूल्स पर मोल। अगर 1 मोल एल्कीन बनेगा तो उसके फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड से कितनी एनर्जी निकलेगी? 397 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी उसकी निकलती है। जो कि और क्यों? क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैप से बनता है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में से एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है जिसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? 397 किलो जूल्स पर मोल। उसके बाद जो दूसरा बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड होता है, वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया उस वाले ऑर्बिटल के साइडवेज ओवरलैपिंग से सेकंड बॉन्ड बनता है जो पाई बॉन्ड होता है। क्योंकि ये साइडवेज ओवरलैप है, ये वीक है, हाइब्रिडाइजेशन भी ऑर्बिटल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है वैसे ही वो एनर्जी में थोड़ा ज्यादा होगा, वो उतना स्टेबल नहीं होगा, तो ऊपर से वो ओवरलैप भी साइडवेज कर रहा है। तो ये जो सेकंड बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है और इसकी, लेकिन इसकी भी बॉन्ड एंथैल्पी होती है। कितनी होती है? इसकी बॉन्ड एंथैल्पी होती है 284 किलो जूल्स पर मोल। अब इन दोनों को मिला के देखो कि पहले बॉन्ड बनने पे इतनी एनर्जी निकली, दूसरा बॉन्ड बनने पे 284 किलो जूल्स और एनर्जी निकली। तो दोनों मिलके तो जो बॉन्ड एंथैल्पी है एक डबल बॉन्ड की वो तो 681 किलो जूल्स पर मोल हो जाती है, जो दिखने में काफी ज्यादा लगती है कि यार दोनों मिलके सेकंड डबल बॉन्ड बनना मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्ती है। कितनी एनर्जी निकली? 681 किलो जूल्स एनर्जी निकली। इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए इस दोस्ती को तोड़ने के लिए। जबकि एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और उसमें जो बॉन्डिंग बनी, सिंगल बॉन्ड जो बनता है उसकी एनर्जी कितनी होती है? वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, उसकी एनर्जी 348 किलो जूल्स पर मोल होती है। 348 किलो जूल्स पर मोल किसमें? एल्केन्स में। एल्कीन्स में जो पहला सिंगल बॉन्ड बनता है, पहला बॉन्ड बनता है, उसकी एनर्जी कितनी होती है? उसकी एनर्जी होती है 397 और ये कितनी है? 348। इसका मतलब ये जो है पहला बॉन्ड भी जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एल्केन के बॉन्ड से। पहले बॉन्ड की एनर्जी भी इस एल्केन के बॉन्ड की एनर्जी से ज्यादा होती है, मतलब उससे ज्यादा एनर्जी निकलती है, ज्यादा स्टेबल तो वो पहला बॉन्ड ही होता है। उसके बाद सेकेंड बॉन्ड बनके वो और ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और कितना ज्यादा? 284 किलो जूल्स और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये जो सेकंड बॉन्ड बनता है इसकी एनर्जी होती है 284 किलो जूल्स पर मोल। ये साइडवेज लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की डिस्टेंस होती है वो 154 पिकोमीटर्स दूर होते हैं दोनों। लेकिन कार्बन कार्बन में जब डबल बॉन्ड होता है जैसे एल्कीन्स में, तो इन दोनों की कार्बन की डिस्टेंस कितनी हो जाती है? 134 पिकोमीटर। क्यों? क्योंकि पहली बात कि पहला बॉन्ड जो इसमें बना यहां वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड था। sp3 ऑर्बिटल वैसे ही लंबे होते हैं इसलिए वैसे ही इनमें डिस्टेंस ज्यादा होगी। इसमें sp2 हाइब्रिडाइज था और ऊपर से 2 बॉन्ड्स। पहले बॉन्ड में ही sp2 हाइब्रिडाइज ने जब हेड ऑन ओवरलैप किया तो वो ज्यादा नजदीक आए, इसलिए उसकी एनर्जी जो है 397 किलो जूल्स पर मोल थी। और उसके बाद जब सेकेंड बॉन्ड बना तो जो है और नजदीक आ गए दोनों कार्बन, 284 किलो जूल्स एनर्जी निकली। अल्टीमेटली दोनों कार्बन एटम्स कितने नजदीक हो गए? 134 पिकोमीटर, जो कि अगर सिंगल बॉन्ड होता और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता तो 154 पिकोमीटर होता। लेकिन एल्कीन में जो दोनों कार्बन हैं वो ज्यादा नजदीक है।
तो ये देख के हमें लगता है कि भैया एल्कीन को तो रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है, बहुत नजदीक आ गए कार्बन, ये अब दूर दूर होंगे नहीं, दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी है। लेकिन हम देखते हैं कि एल्केन्स को तो हम बोलते हैं दे आर पैराफिन्स, एंड वो तो रिएक्ट नहीं करते, वो खुशी से रिएक्ट करते ही नहीं है। पैराफिन, दे डू नॉट हैव एफिनिटी। एफिनिटी मतलब आपस में मिलने जुलने का उनको शौक ही नहीं है, वो अलग ही रहना पसंद करते हैं, रिएक्ट करना पसंद ही नहीं करते। लेकिन एल्कीन्स रिएक्ट करती हैं, और उसको अब हम समझते हैं क्यों। जो पाई बॉन्ड होता है, ये सेकेंड बॉन्ड, पहला बॉन्ड तो माना कि भाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, एल्केन के बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो आपको देखने में लगेगा कि इससे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो दूसरा बॉन्ड है, ये बहुत वीक बॉन्ड है, और एक ही जगह पर इन्हीं दोनों कार्बन्स के बीच में जब 4 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन भी होगा। तो क्या होता है कि ये जो सेकेंड बॉन्ड होता है, ये थोड़ा कच्चा होता है। तो जब भी आपको कोई दोस्ती तोड़नी है, तो आप क्या करोगे, आप जहां पे वीक लिंक है ना, वहां पे जाके हिट करोगे, है ना। आप कोई गेम खेलते हो तो आप अपने ओपोनेंट का क्या देखते हो कि क्या वीक है इसमें, अगर इसका बैक हैंड वीक है तो इसको फिर बैक हैंड ही खेलो। अगर ये मतलब जो भी आप गेम खेलते हो उसमें आप उसको आप उसके वीक पॉइंट को एक्सप्लॉइट करोगे, अगर आपको उसको ब्रेक करना है, उस दोस्ती को तोड़ना है। तो इस केस में क्या है कि ये जो पाई बॉन्ड है, सिंस द पाई बॉन्ड इज वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड वीक होता है क्योंकि ये साइडवेज ओवरलैप से बनता है, और सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैप से बनता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए पाई बॉन्ड जो वीक होता है, तो इस पाई बॉन्ड के टूटने के चांसेस होते हैं, जिसके कारण एल्कीन्स जो है वो सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स के सोर्स की तरह एक्ट करने लग जाता है, कि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई बॉन्ड के, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है थोड़े ढीले ढीले से अटैच्ड होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांगली बाउंड नहीं होते, तो वो थोड़े फ्री लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको आके कोई भी अटैकिंग एजेंट, कौन सा अटैकिंग एजेंट आएगा इस सेकेंड बॉन्ड की तरफ, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, है ना। आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं ढीले ढीले से, कौन आएगा उन इलेक्ट्रॉन्स को लेने, जिसको वो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, वो इलेक्ट्रोफाइल्स इसको अटैक करेंगे सेकेंड बॉन्ड को। और जब इलेक्ट्रोफाइल्स आकर सेकेंड बॉन्ड को अटैक करेंगे, पाई बॉन्ड इज वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड, देयरफॉर एल्कीन्स बिहेव एज सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ढीले ढीले हिलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स बन जाते हैं, और इसलिए वो इजीली अटैक किए जाते हैं, किससे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो है आके सेकेंड बॉन्ड को अटैक करेगा, उसे तोड़ देगा और उसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटने का मतलब दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ले लेता है मतलब उसने भी बॉन्ड बना लिया। जो इलेक्ट्रोफाइल का एक पार्ट है वो यहां बॉन्ड बना लेगा, वो दूसरे कार्बन के साथ या कैसे भी करके वो उसके साथ बॉन्ड बना देगा। जो पाई बॉन्ड है वो एल्कीन्स को अनस्टेबल करता है। अब हम तीनों बॉन्ड्स को देखें। एल्केन्स में जो बॉन्ड एंथैल्पी थी वो कितनी थी, 348 किलो जूल्स पर मोल। इस सिंगल बॉन्ड की एंथैल्पी कितनी है, कार्बन कार्बन बॉन्ड की, 348 किलो जूल्स। और एल्कीन में जो फर्स्ट बॉन्ड था सिग्मा बॉन्ड, उसकी एनर्जी कितनी थी, 397, जो उससे भी ज्यादा थी। और सबसे वीक तीनों बॉन्ड्स में कौन सा है, सबसे वीक है ये पाई बॉन्ड, जिसकी एनर्जी कितनी है, 284 किलो जूल्स। तो नेचुरली एल्कीन्स का ये जो पाई बॉन्ड है, वीकेस्ट बॉन्ड है, इसको आके इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करेंगे और उससे रिएक्ट कर लेंगे। The pi bond makes alkenes unstable in comparison to alkanes. ये जो pi bond होता है, इसके कारण एल्कीन्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसके कारण एल्कीन्स अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड अनस्टेबल होता है। तो इन कंपैरिजन टू एल्केन्स, एल्कीन्स ज्यादा अनस्टेबल हो जाती हैं, और इसलिए वो बहुत खुशी से रेडिली कंबाइन करती हैं, किससे, इलेक्ट्रोफाइल से, जिसको वो इलेक्ट्रॉन दे सके, टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स, ताकि सिंगल बॉन्ड्स बना के वो भी एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाए। अब बॉन्ड एंथैल्पीज देख लो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एंथैल्पी, टोटल बॉन्ड एंथैल्पी कितनी होती है, 681 किलो जूल्स पर मोल। इसको देख के ऐसा लगता है कि भाई एल्कीन्स को तो रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हम देखते हैं कि ये दोनों एक्चुअली ये सम है दो एनर्जीज का, तब समझ में आता है कि क्यों एल्कीन्स रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जो सेकेंड बॉन्ड है पाई बॉन्ड वो वीक है और वो रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करता है।
अब मैंने वही बात आपको बार बार बता दी ताकि आप इसे कभी नहीं भूल सको। और इसी के साथ जो है अब मैं इस टॉपिक को यहाँ खत्म करती हूँ। एल्कीन्स के बारे में ही हम आगे और भी पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पे लिंक डालूंगी अपने वीडियो में, जिसमें इस चैप्टर का लिस्ट होगा, प्लेलिस्ट। तो अगर आपको इस चैप्टर से और वीडियोस देखने हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं रैप अप करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, रिकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और बार बार आते रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।